एवरीवन, आज की क्लास में हम करेक्ट द सेंटेंसेस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो बुक है जो मैंने ली है, इसको टाइप नहीं किया, बहुत समय लग जाएगा क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। एसपी बख्शी की बुक से लिए हैं एंड एक ल्यूसेंट की बुक से भी लिए हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये दोनों, जहाँ से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को एज इट इज़ उठा के आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में डाल देता है। तो हमें वही करना है जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए जाएँगे एग्ज़ाम में, ऐसे पीजीटी में भी आए थे, ये दिए जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके की हर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और स्पेशली आप टीजीटी और जेएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% ये सॉल्व करने चाहिए। डायरेक्शन क्या कहता है, एबीसीडी में से जो भी सही है, सूटेबल है, वही आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी दिया जाता है। हर एक रूल रिवाइज़ होने वाला है। आपका प्रपोजिशन से भी इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, पैरल स्ट्रक्चर से भी डाले गए हैं और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जितने भी सिंथेसिस क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं। ये मान लो स्टैंडर्ड बुक है। तो वीडियो को लाइक करना एंड एक ऑप्शन आता है हाइप भी कर दिया करो, दोस्तों का शेयर भी कर दिया करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बी इंटेलिजेंट इज़ मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। बीइंग इंटेलिजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू बी हार्ड वर्किंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ हमें ये एक चीज़ पता चल रही है देखने से, यहाँ बीइंग का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर बीइंग यहाँ पर सभी में दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो भी है रिलेटेड बीइंग से ही है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इस सेंटेंस में क्या है, पैरेललिज्म का यूज़ हुआ है, यानी कि समान स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है। का रूल लगता है यहाँ पर, जब हम दो चीज़ों की तुलना कंपैरिजन करते हैं तो उनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, इंटेलिजेंट होना और हार्ड वर्किंग होना क्या है, इससे वो ज़्यादा है, मतलब एक तुलना दूसरे से की जा रही है। ठीक है, टू बी इंटेलिजेंट इज़ मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग, मतलब एक हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट की तुलना हार्ड वर्क से की जा रही है। जब ऐसी बात होगी तो हम पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा वही स्ट्रक्चर इस तरफ होना चाहिए। अब यहाँ तो देखो टू बी है और यहाँ बीइंग है, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या है, बीइंग इंटेलिजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू बी, यहाँ पर बीइंग है और यहाँ पर क्या कर दिया, टू बी कर दिया। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर इधर है बीइंग वाला, इधर भी बीइंग वाला ही होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। फॉर वन टू बी इंटेलिजेंट इज़ मोर, ये सब तो नहीं होगा, यहाँ पर बीइंग नहीं दिया है। तो बीइंग इंटेलिजेंट इज़ मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग, देखो एक ही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, बीइंग इंटेलिजेंट इज़ मोर एसेंशियल देन के बाद में क्या है, बीइंग हार्ड वर्किंग। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इन चारों में से डी हमारा जो है कि करेक्ट है। अगर हम जेरेंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है बीइंग से शुरू हो रहा है, तो देन के बाद भी जेरेंड ही आना चाहिए। देखो देन है ना, THEN देन, इसके बाद भी हमें जेरेंड ही चाहिए। तो बीइंग है तो यहाँ पर बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग हार्ड वर्किंग। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो में भी पैरेलल स्ट्रक्चर ही फॉलो किए जाते हैं। एग्जाम में अभी दिया जाएगा आपको, तो वहाँ पर भी आपको यही चेक करना है। अगर नॉट ओनली बट आल्सो की चारों सेंटेंस दिए जाएँ जिसमें चारों में नॉट ओनली बट आल्सो हो, तो ये देख लेना जो इधर यूज़ हुआ है, यानी नॉट ओनली से पहले जो भी वर्ड यूज़ हुआ है, चाहे एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, वही आपको बट आल्सो के बाद भी वही फॉलो करना है। ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो होने चाहिए इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें बीइंग हो जाएगा। इंटेलिजेंट जेरेंड का कंपैरिजन है, बीइंग हार्ड वर्किंग यानी जेरेंड यहाँ पे किया गया है जो बिल्कुल बैलेंस है। बाकी का ऑप्शन मैं किसी में टू बी कर दिया, इन्फिनिटिव कर दिया है, तो किसी में जेरेंड को मिक्स कर दिया है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ही विंस द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, एक क्लॉज इफ़ से है और दूसरा क्लॉज किस में होना चाहिए ये हमें बताना है। तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव मूड है, कंडीशनल सेंटेंस है। जहाँ तक कि काल्पनिक ऐसी चीज़ों की जब इमेजनरी बात की जाती है तो सिनेरियो की बात की जाती है। इस तरीके की जब काल्पनिक अनलाइकली सिनेरियो की बात की जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे जो भी इमेजनरी सेंटेंसेस होते हैं तो उनके जो भी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी बन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जानी, इफ वाला जो क्लॉज है इमेजनरी बात हो रही है तो इफ प्लस वर्ब, ठीक है, और कॉमा के बाद वाला वुड, वुड के साथ में क्या आना चाहिए, यहाँ पर वुड के साथ में आएगा बी बन। बस अब हमें स्ट्रक्चर यही देखना है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इफ़ ही वर। ठीक है, इफ़ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आवर स्कूल हैड वन द मैच इफ़ ओनली वी हैव कंसंट्रेटेड। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, ये थर्ड कंडीशनल है। ये कौन सा है,
दिस इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। देखो आपका कितना अच्छा रिवीजन हो जाएगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है पास्ट की अनफुलफिल्ड विश को दिखाया जाए या फिर कंडीशन की बात की जाए। पास्ट यानी परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसका मतलब है कि पास्ट में कुछ अलग हुआ होता तो उसका कंडीशन पूरी हुई होती, इस तरीके की बात करता है। इसका जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है तो मेन क्लॉज होती है वुड हैव प्लस बी3 में बनती है, और इफ वाला क्लॉज बनता है हैड प्लस बी3 में। यानी कि इफ वाला क्लॉज है तो ये बनेगा हमारा किस में बनेगा, हैड प्लस बी3 में। इफ वाला क्लॉज हैड प्लस बी3 में, और कॉमा के बाद वुड हैव प्लस बी3 लगता है, वुड हैव प्लस बी3 लगता है। अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो वुड हैव प्लस बी3 लगेगा। और अगर सिंपल वर आता है और सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पर, ये सेकंड फॉर्म आ जाए कभी भी इफ वाले क्लॉज में, तो जो भी बाकी का सेंटेंस होगा वो हमारा वुड प्लस बी वन में बनेगा। ये इतना ध्यान रखना है आपको। तो अवर स्कूल हैड वन द मैच इफ ओनली वी हैव कंसंट्रेट, तो इफ वाला क्लॉज हमने किस में बताया, हैड प्लस बी3 में बनना चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अवर स्कूल वुड हैव वन, तो वुड हैव प्लस बी3 हो गया यहाँ पर, इफ वाला क्लॉज हैड प्लस बी3 में बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें माई सिस्टर हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, माई सिस्टर क्या हो जाएगा, जब किसी सेंटेंस में पास्ट का कोई निश्चित समय या फिर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे लास्ट वीक, यस्टरडे, इन 1947, अगो दिया हो, तो वहाँ पर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस B2 का यूज़ हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। जब भी लास्ट वीक दिया हो, मैंने बताया आपको क्या क्या दिया हो, लास्ट वीक दिया हो, और जैसे कोई भी अगो दिया हो, यस्टरडे दिया हो, ठीक है, यस्टरडे दिया हो, और क्या दिया हो, और जैसे कोई भी टाइम दिया हो, जैसे 1950, इस तरीके से 1947, इस तरीके से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम V2 का यूज़ करते हैं। बस इतनी सी बात थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। जब भी कोई सेंटेंस आपका इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, जब भी आपका सेंटेंस इट इज़ टाइम से इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और क्या हो, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम हो, या फिर इट इज़ अबाउट टाइम हो, ठीक है। तो अगर शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद जैसे कि, तो उसके बाद हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की B2 फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो देख लो यहाँ पर कहाँ है सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज़ अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग मीन्स होता है धूप सेकना, बास्किंग इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक एज लॉन्ग एज 90 फीट। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर इट इज़ अ प्लेजर वाला क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये एक मिस स्पेल्ड मॉडिफायर का क्वेश्चन है। क्या है ये, मिस स्पेल्ड मॉडिफायर, यहाँ पे मॉडिफायर को इधर उधर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना, एज लॉन्ग एज 90 फीट फॉर अस नाउन के पास में होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो क्वालिफाई कर रहा है, जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ 90 फीट यानी लंबा रिवर बैंक, नदी के किनारे है एलिगेटर, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इट इज़ अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक एज लॉन्ग एज 90 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बाकी की ऑप्शन गलत है। ये इट इज़ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर एज लॉन्ग एज 90 फीट बास्किंग इन द रिवर, नो 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 नो, यही हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ प्लेजर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑन अ रिवर बैंक एज लॉन्ग एज 90 फीट लिखा है, जो कि बिल्कुल सही अर्थ दे रहा है। बाकी का ऑप्शन एलिगेटर को या तो धूप को 90 फीट लंबा बता रहे हैं, या फिर किसी को लॉजिकली गलती बता दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट भी है, द ब्लेजर वर इंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा वाला सही है, यहाँ फ्रेज और आर्टिकल का रूल लगता है। ठीक है, ब्लेजर्स वर, ये सिंपल लग रहा है ना, तो इसमें ये समझ जाओ आर्टिकल, या देखो यहीं पे गलत हो रहा है, बस इतना देख लेना यहाँ पे। अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए, सोचो जल्दी से, यह क्या होना चाहिए, अराउंड अ फायर, किसी आग के पास का यूज़ सबसे नेचुरल करेक्ट माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहाँ पर द ब्लेजर्स वर एंजॉइंग विंटर अराउंड अ फायर होना चाहिए। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा, क्यों हो जाएगा हमारा, ए और सी में द फायर है, जो कि किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा अजीब लग रहा है, और डी में राउंड का यूज़ हुआ है, जबकि फिजिकल सराउंडिंग के लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर राउंड का नहीं, फिजिकल सराउंडिंग जब होती है तो हम अराउंड का यूज़ करते हैं, आसपास जब बैठे होते हैं अराउंड का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या यूज़ है, यहाँ फ्रेज और आर्टिकल की गलती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे लोग आग के चारों तरफ बैठे हैं ना, तो उसके लिए हम अराउंड अ फायर का यूज़ करेंगे, किसी आग के पास, ठीक है। तो अराउंड अ फायर हो जाता है, अराउंड अ फायर लगेगा यहाँ पर। तो यही हो जाएगा हमारा अराउंड अ फायर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही हैड लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड इट एवरीवेयर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा वाला सही है यहाँ पर। इस सेंटेंस में दो पास्ट एक्शन है जो लगातार वन आफ्टर अनदर हुए हैं। किताब खोई और फिर उसको ढूंढा। पहले किताब खोई गई है, फिर उसको ढूंढा गया है, हर जगह ढूंढा गया है। जब पास्ट की दो एक्शन को एक के बाद एक होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, यानी कि तो दोनों क्लॉजेज में क्या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है, लॉस्ट और सर्च का यूज़ हुआ है। किसी चीज़ को ढूंढने के लिए हम फ्रेजल वर्ब सर्च फॉर समथिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन ही लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड फॉर एवरीवेयर। दोनों ही पास्ट की बात है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, खोई और उसको ढूंढा। सर्च फॉर एवरीवेयर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा, व्हेन ही लॉस्ट द बुक ही सर्च फॉर एवरीवेयर। आप बताना इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या होना चाहिए, आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं इसको। 9 नंबर क्या है, दिस वॉज द आइडियल बुक अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसमें 9 में राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, आइडियल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने आप में कंप्लीट या फिर अल्टीमेट स्टेट को दिखाता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये आइडियल जो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, जो क्या दिखाता है, कंप्लीट स्टेट को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके पहले यहाँ पे मोस्ट लगाकर और ज़्यादा कंपेयर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मोस्ट आइडियल लगाना गलत है। ऑप्शन ए सबसे करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन गलत है, ये मोस्ट लगा दिए सभी में। अभी अगर एग्जाम में आ जाए तो देखो किसी में भी मोस्ट नहीं लगाया, बस एक में मोस्ट नहीं लगा, बाकी 3 में मोस्ट लगाया। तो ये हो जाएगा एक आइडियल स्टेट बना, दिस वॉज द आइडियल बुक। यहाँ पे दिस वॉज द मोस्ट आइडियल बुक नहीं होगा, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है, क्या है आइडियल, जो कंप्लीट सेंस देता है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंड वन आइड पर्सन वॉज सीन रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट, क्या होना चाहिए यहाँ पर। वर्ड वन भले ही ओ से स्टार्ट हो रहा है, पर इसका जो साउंड है वन ऐसे आता है, वन, ठीक है। तो इसके लिए हम आर्टिकल की गलती हमें दिख रही है, एक जैसे सारे सेंटेंस, तो ए आएगा ना कि एन आएगा। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अ वन आइड पर्सन, ठीक है। वन आइड पर्सन वॉज सीन रोमिंग अब अराउंड द स्ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ हाउस वाइफ टू वेट ऑन द गेस्ट। यहाँ पे ये देखो प्रपोजिशन की गलती है, बाकी का स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं, सारे सेम है, जहाँ अलग हो बस वहीं पे आपको चेक करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ हुआ है। क्या होना चाहिए, वेट फॉर, किसी का इंतजार करना, ठीक है। टाइम के सेंस में होता है, किसी की सेवा करना। वेट ऑन का मतलब होता है किसी की सेवा करना, वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, सेवा करना। वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेट करना, इंतज़ार करना। अब इतना तो समझ लो, वेट ऑन सेवा करना, वेट फॉर। और क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना है, इट इज़ टाइम ऑफ हाउस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ हाउस वाइफ टू वेट ऑन द गेस्ट। यानी सेवा करने की बात करी जा रही है ना, यहाँ पर सेवा करने के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे ना, फॉर नहीं लगाएंगे, इंतज़ार करना नहीं होता है। जो हाउस वाइफ होती हैं, जैसे अपने घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो अपनी माँ और जो भी परिवार में महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, देखभाल करती हैं, तो ऑन का यूज़ करते हैं। सेवा करने के लिए हम वेट ऑन का यूज़ करते हैं, याद रखना बहुत अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। वेट ऑन मीन्स होता है सेवा करना, ठीक है, वेट फॉर नहीं होगा, वेट ऑन मीन्स सेवा करना। नेक्स्ट है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज़ आउट ऑफ अ क्वेश्चन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप सोच लो। यहाँ पर यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तो क्या हो जाएगी, इंग्लिश में दो अलग अलग ईडियम्स होते हैं जिनकी मीनिंग बिल्कुल उल्टी होती है, ठीक है। वन आउट ऑफ क्वेश्चन मीन इम्पॉसिबल, यानी असंभव। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव। यू आर नॉट वर्किंग सो हार्ड द सक्सेस आउट ऑफ अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या होता है, आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है। करेक्ट क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वर्किंग सो हार्ड, सक्सेस इज आउट ऑफ द वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्यों आना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस कह रहा है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी जो कामयाबी है, कामयाबी क्या होगी, असंभव होगी, इसलिए हम आउट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे। यानी ऑप्शन क्या भी आना चाहिए यहाँ पे, दा वाला, ये करेक्ट
एक फिक्स है, आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स होता है, याद कर लो, एग्जाम में आ गया, अलग से आ गया, ईडियम फ्रेज में आ गया तो उसको कर लेना, इसका मतलब होता है बिल्कुल इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी असंभव है। तो क्योंकि तुम कठिन मेहनत नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारी सक्सेस है वो क्या है, आउट ऑफ क्वेश्चन है यानी असंभव है, तुम्हें नहीं मिल पाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट एवर बिलीविंग मी। तो यहाँ पर तो सेम है, कॉन्फिडेंस विदाउट तक, यहाँ पर एवर, नेवर, नॉट बिलीविंग, यहाँ पर ही गलती हो सकती है। अब हम इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है, इसमें क्या है, इस सेंटेंस में कंडीशन रखी गई है। कंडीशन सी कहता है कि तुम मेरे विश्वास तब तक नहीं जीत सकते हो जब तक कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। बाकी के ऑप्शन में एवर, डबल, नेगेटिव साइन इस यूज़ कर लिया है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट नॉट बिलीविंग मी हो जाएगा। विदाउट नॉट बिलीविंग, एवर, नेवर ये सब नहीं आएगा, एवर बिलीविंग ये नहीं आएगा, नॉट बिलीविंग मी हो जाएगा, विदाउट नॉट बिलीविंग मी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवर, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बाकी के ऑप्शन में क्या है, एवर है या फिर डबल नेगेटिव, विदाउट, नेवर, विदाउट और नेवर का यूज़ कर लिया तो विदाउट नॉट बिलीविंग मी हो जाएगा यहाँ पर। It is strange that you don't know swimming. It is strange that you don't know how to swim. क्या होना चाहिए इसमें, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। या वर्ब जो नो है, नो के बाद में भी कैपेबिलिटी या फिर स्किल, जब भी जैसे कोई गाना हो, कोई तरीका हो, कोई चलना हो, किसी का कैटवॉक वगैरह हो, बतानी हो तो डायरेक्ट जेरेंड या फिर डायरेक्ट इन्फिनेटिव टू स्विम नहीं आता है। उसका जो फिक्स पैटर्न होता है वो होता है नो, KNOW, नो, प्लस होता है हाउ, प्लस होता है टू, प्लस B1 होता है। अब देख लो यहाँ पर, इसलिए डोंट नो हाउ टू स्विम वाला क्वेश्चन बिल्कुल B वाला करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम, ये फिक्स है, इसको याद कर लो। अभी हमने क्या पढ़ा था, वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, वेट ऑन मीन्स सेवा करना, इसको याद करे रहना भाई, भूलना नहीं इसको। 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर कहता है क्या है यहाँ पर, द रिसेप्शन मस्ट आंसर courteously the question what are asked by the callers। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सब मस्ट आंसर, शुड आंसर, यहाँ पर शुड आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब आप सोच लें यहाँ पर क्या होना चाहिए। इस सेंटेंस में वर्ड का प्लेसमेंट और कंसाइज स्ट्रक्चर सबसे बेहतर है, क्या है यहाँ पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्हाट, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, व्हाट आर आस्क्ड बाय द कॉलर्स, लिख कर सेंटेंस को फालतू में लंबा किया जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सुपरफ्लुअस बना जा रहा है, ए में लंबा किया जा रहा है। ठीक है, वॉइड द कॉलर, जो यहाँ पर बी सबसे सही रहेगा। बी हमारा जो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा, सबसे क्लियर और प्रोफेशनल डायरेक्ट है, आंसर कर्टिसली द क्वेश्चन ऑफ ऑल द कॉलर्स हो जाएगा, बी हो जाएगा। द रिसेप्शनिस्ट मस्ट आंसर कर्टिसली ऑल द क्वेश्चन ऑफ द कॉलर्स। ठीक है, ये इतना लंबा बना दिया, हमें यही सब देखना है कि जो सही स्ट्रक्चर में हो, छोटा हो, सही हो। नेक्स्ट देखते हैं, एज ही वॉज सिक ही वॉज क्वाइट इंथुजियास्टिक, सिंस लगेगा, एज लगेगा, एज सिक, ये क्या लगना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये क्या है, ये एक बहुत ही मतलब अच्छा स्ट्रक्चर है। इन्वर्जन फॉर एम्फोसिस यूज़ दिया जा रहा है जब हम दो अलग अलग बातों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, बीमार है फिर भी वो बहुत मतलब उत्साही था, इस तरीके की बात कर रहे हैं ना। तो पैटर्न जो बनता है एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनेगा हमारा, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनना चाहिए, तो हो जाएगा डी हो जाएगा। सिक एज ही वॉज क्वाइट इंथुजियास्टिक, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव लगा दिया सिक, फिर एज लगा दिया एज, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आया, फिर हमारा यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, क्वाइट इंथुजियास्टिक हो जाएगा। ठीक है, दो बातों की बात कर रहे हैं ना। बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, यहाँ पर बट क्या आना चाहिए यहाँ पर, बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, बोथ एंड माई सिस्टर से दैट ही लव्स मी मोर देन हिम, तो क्या आना चाहिए यहाँ, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा वाला है जो कि करेक्ट है। यहाँ कंपैरिजन की जा रही है, दो प्रोनाउंस के बीच में हो रही है, ऑब्जेक्ट की जगह होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे सेंटेंस क्या कह रहा है, क्योंकि तुलना मी यानी ऑब्जेक्ट और ब्रदर के बीच में हो रही है, इसलिए देन के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस हिम ही आना चाहिए। ठीक है, ना कि आई आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी आ जाएगा, बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लव्स मी बट
यहाँ पर आई शुड से दैट शी लव्स मोर देन हिम हो जाएगा यहाँ पे ही कर दिया है, यहाँ पे हिम आएगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हिम है तो गलती क्या है यहाँ पर मोर देन, यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। यहाँ कंपैरिजन तुलना दो प्रोनाउंस के बीच में हो रही है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर सही है। बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लव what I should say that say that she loves me नहीं आया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया, इसलिए हमारा जो यहाँ पर she loves me नहीं होगा, यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 18, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड देयरफॉर आई जनरली डिफ़र विद यू। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये प्रपोजिशन के बाद एक फिक्स्ड रूल होता है, जब भी आप किसी व्यक्ति या फिर किसी के विचारों में अलग होते हैं तो सहमत नहीं होते हैं तो डिफ़र के साथ में हमेशा हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, आई एम ऑप्टिमिस्ट एंड देयरफॉर आई जनरली डिफ़र फ्रॉम यू। डिफ़र के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यहाँ प्रपोजिशन का क्वेश्चन था ये। 90 नंबर है, नीना कैन डू इट अलॉन एंड नो बडी एल्स कैन डू इट। तो 90 नंबर में क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब जो अलॉन है का यूज़ जो है ना वर्ड के बाद होता है, उस वर्ड के बाद होता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। तो नीना अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसलिए नीना कैन डू इट अलॉन बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट भी सही है। तो हमारा जी जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नीना कैन डू इट अलॉन, नीना कैन डू इट अलॉन एंड नोबडी एल्स कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर नीना अलॉन ये सब नहीं हो जाएगा, यही होगा। यहाँ पर क्या है, जो अलॉन एडवर्ब है ना का यूज़ उस वर्ड के बाद होता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर क्या है, नीना अकेले ये काम कर सकती है, इसलिए नीना कैन डू इट अलॉन। ठीक है, ये काम की बात कर रहा है, तो कैन डू इट को इट यानी ये काम है, तो इट को जब ये मॉडिफाई करेगा तो उसके पास आएगा, ना कि नीना के पास नहीं आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, ड्यू टू वांट ऑफ रेन द वेल्स हैव गॉन ड्राई। ड्यू टू ऑफ वांट ऑफ रेन द वेल्स हैव गॉन ड्राई, क्या होना चाहिए इसमें? राइट ऑप्शन क्या हो, कौन सा स्ट्रक्चर है वो सही है? इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड फॉर्मल फ्रेज होता है फॉर वांट ऑफ समथिंग, क्या होता है? फॉर वांट ऑफ समथिंग होता है, कुछ भी हो सकता है समथिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? सी हो जाएगा यहाँ पर, फॉर वांट ऑफ रेन ये हो जाएगा, फॉर वांट ऑफ समथिंग है ना, द वेल्स हैव गॉन ड्राई, द वेल्स हैव गॉन ड्राई हो जाएगा। अब हमारी एक ए एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमारा बी नंबर पे आ गया है, रिवीजन एक्सरसाइज चल रहा है ये। तो बी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, एज द ट्रेन विच वॉज माई यूजल वॉज मिसिंग आई हैड टू ट्रेवल, हैविंग मिस द ट्रेन, क्या होना चाहिए? आई मिस द ट्रेन, आई मिस्ड नॉट ओनली द ट्रेन, क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ क्या है, पार्टिसिपल क्लॉज हैविंग प्लस बी थ्री का यूज़ किया गया है, जो कि दिखाता है कि क्या होना चाहिए, हैविंग प्लस बी थ्री का यूज़ होगा। एक काम के बाद जब दूसरा काम खत्म, हैविंग प्लस बी थ्री का यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, पार्टिसिपल क्लॉज का यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है जो हुआ है ना, जैसे हैविंग प्लस बी थ्री, ये वाला सही हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, हैविंग मिस्ड यानी हैविंग प्लस बी थ्री द ट्रेन विच आई यूजली कैच एंड हैड टू ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, ये हैविंग प्लस बी थ्री का यूज़ किया गया जो दिखाता है कि एक काम का पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ, ट्रेन मिस होने के बाद ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पुरानी बातें बताने के लिए यूज़ किया जाता है, तो छोटा कर देता है, सही से बात बता देता है। ए स्ट्रक्चर एज द ट्रेन विच वॉज माई यूजुअल मिसिंग, बहुत ही ज़्यादा क्लमजी और गलत लग रहा है, तो ए तो होगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा, हैविंग प्लस बी थ्री से बनाते हैं हम। He may be poor but now but he appears to have been rich in his youth. He may be poor but he appears to be rich in his youth, क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये सेंटेंस प्रेजेंट की स्थिति और पास्ट की कैपेबिलिटी यानी स्टेट को जोड़ रहा है। ठीक है, तो वो अभी वो क्या है, अभी गरीब है, ही मे बी पुअर नाउ, पर ऐसा लगता है कि पास्ट में वो अमीर था। तो पास्ट की किसी स्टेट को दिखाने के लिए हम ये परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू हैव बीन प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, तो अपीयर्स टू हैव बीन रिच हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है हमारा। ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच इन हिज यूथ, वो शायद अपने उसमें यूथ में अमीर रहा होगा। तो हम किसका स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं हम, जो क्या है, टू हैव बीन
टू हैव बीन प्लस का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव रिच। नेक्स्ट देखते हैं, बाई जून नेक्स्ट अजय विल बी 20 years वर्किंग इन द ऑफिस। अगले जून तक जो अजय है उसको यहाँ पर 20 साल हो जाएंगे काम करते करते। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लासिक एग्जांपल है। क्या होना चाहिए, जो भी सेंटेंस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया हो, जैसे कि बाई जून नेक्स्ट ईयर दिया हो, तो साथ में टाइम ड्यूरेशन फॉर 20 years दी गई हो, तो वहाँ सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ही लगता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, बाई जून नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, अजय विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 20 years। ये कौन सा वाला टेंस है, तो ये जो है, तो ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा ये, ठीक है, विल हैव बीन आईएनजी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वेंट टू द होलसेल मार्केट एंड बॉट द चीप राशंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा वाला स्ट्रक्चर है जो कि सही है यहाँ पर। यहाँ क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, मॉडिफायर एडवर्ब का जो प्लेसमेंट है वो चेक करना पड़ेगा हमें। वर्ड जो चीप है एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि यहाँ पर हमें वर्ब यानी बॉट खरीदने की विशेषता बतानी है। तो कैसे खरीदा, तो हमें क्या करना है, एडवर्ब चीपली की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडवर्ब मैनर यानी चीपली को आमतौर पर सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, इसलिए बॉट राशन चीपली, सी सबसे परफेक्ट है, तो हो जाएगा हमारा सी। ही वेंट टू द होल मार्केट एंड बॉट राशंस, नाउन से पहले लगाएंगे चीपली। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वेंट yesterday टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक। आई वेंट टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, क्या होना चाहिए, कौन सा इसमें आपको जो है कि सही लग रहा है। यहाँ क्या है, yesterday, today, tomorrow जैसे एडवर्ब जो कि सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, तो कॉमा के साथ इनको सेपरेट करते हैं या फिर सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, तो बी हो जाना चाहिए हमारा राइट ऑप्शन। आई वेंट टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, आई वेंट टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक। यदि अगर आगे लगा है तो यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सही तो करने को दिया नहीं है, हमें ये बताना कि सही कौन सा है, तो ये टू हम हटा ही देंगे। यहाँ पे कॉमा या यहाँ तो आएगा नहीं बीच में, अगर यहाँ आएगा तो इसे कॉमा सेपरेट करो, नहीं तो भी इसको पीछे खींच के ले जाओ। टू करेक्ट द पासबुक ये स्टडी ये बीच में आ गया, तो हमारा जो सही है वो ये सही है, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सही वाला है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं दिया, आई वेंट टू बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, ये हो जाएगा हमारा सही, हटा ही देंगे हम इसको क्योंकि स्टडी का प्लेसमेंट ही ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ प्योन इन द कॉलेज। तो इसमें कौन सा वाला है जो कि करेक्ट दिख रहा है आपको। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, कुछ वर्ब्स जैसे अपॉइंट, कौन सी, अपॉइंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट हो गया, और क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन हो गया, चूज हो गया, ठीक है, नेम, इनके लगाने के बाद में कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले एज का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, इनके पहले कभी भी एज का यूज़ नहीं किया जाता, इतना आपको याद रखना है। तो बी हो जाएगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ पियोन इन द कॉलेज हो जाएगा। एज का यूज़ नहीं करते हम, यहाँ पे ये एज लगा दिया, एज लगा दिया, एज लगा दिया, एज का यूज़ हम इनके साथ नहीं करते। हम अक्सर बोलचाल में अपॉइंटेड हिम एज अ पियोन बोल देते हैं, जो कि गलत है। सही जो होता है अपॉइंटेड हिम अ पियोन हो जाएगा। याद रखना, चूज़, ही चूज़ एज नहीं होगा, चूज़, क्राउन, अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, इन सब के बाद में एज का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट लिखते हैं इनको। द टीम इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द मैच, क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा वाला सही होगा। तो एडजेक्टिव जो कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ लगता है, तो बी हो जाएगा हमारा, द टीम इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ विनिंग द मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिसमैन हु हैज़ एवर लिव्ड, क्या होना चाहिए यहाँ पर। वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन हमेशा वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो पुलिसमैन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, पुलिसमैन नहीं पुलिसमैन आएगा, MEN वाला आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिसमैन, MEN वाला होना चाहिए यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, MEN वाला ये है यहाँ पर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिसमैन, यही हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये क्या है, माई सिस्टर इज़ अ पोइट एंड फिलोसफर, माई सिस्टर इज़ द पोइट एंड द फिलोसफर, क्या होना चाहिए यहाँ पर।
यहाँ क्या बात की, ये आर्टिकल और एक मतलब बहुत ही अच्छा रूल है जब एक ही व्यक्ति को 2 अलग-अलग यानी गुण बताए जाते हैं, तो यहाँ पर बहन ही पोएट है और बहन ही फिलॉसफर है, तो आर्टिकल सिर्फ़ पहले वाले के नाउन के साथ ही लगता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, माय सिस्टर इज़ अ पोएट एंड अ फिलॉसफर। एक ही बहन है जो कि पोएट भी है और फिलॉसफर भी है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीना सेल्डम और एवर रिफ्यूज़ एन इन्विटेशन। मीना सेल्डम और ऑलवेज़, सेल्डम और नेवर। सेल्डम ये बताना कि ये पेयर कौन-सा बनता है यहाँ पर, ये बताना है, बस देखने से पता चल रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? इंग्लिश ग्रामर में 2 फिक्स्ड पेयर्स लगातार यूज़ किए जाते हैं, सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ एवर होता है, बाकी ये कुछ नहीं होता है। क्या होता है? सेल्डम, सेल्डम के साथ और नेवर, ठीक है? ना कि बराबर या फिर कभी नहीं, इसका मतलब होता है सेल्डम इफ, सेल्डम इफ के साथ में एवर लगता है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर लगता है। इसके बाद सिलेक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, मीना सेल्डम और नेवर, ठीक है? सेल्डम और नेवर वाला ही हम फॉलो कर लेंगे, तो हो जाएगा मीना सेल्डम और नेवर रिफ्यूज़ एन इन्विटेशन, ठीक है? तो सेल्डम के साथ में अगर इफ़ आएगा तो यहाँ एवर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एवर आना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्डम और ऑलवेज़ कोई स्ट्रक्चर होता नहीं, सेल्डम और एवर कोई भी स्ट्रक्चर होता नहीं, सेल्डम के साथ में इफ़ आना चाहिए यहाँ पर, सेल्डम इफ़ एवर होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा जो राइट स्ट्रक्चर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, मीना सेल्डम और नेवर, ठीक है? सेल्डम के साथ में नेवर आता है, सेल्डम और 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं, ये याद कर लो, सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ़ के साथ में एवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट यू से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसी बात का मतलब का होने के लिए स्टैंडर्ड फ्रेज होता है मीनिंग इन समथिंग, ठीक है? का यूज़ बाकी के ऑप्शन में गलत है, तो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट यू से हो जाएगा, देयर इज़ नो मीनिंग, मीनिंग इन व्हाट यू से हो जाएगा। क्या हो जाता है? मीनिंग इन समथिंग होता है, मीनिंग इन समथिंग होता है, जो तुमने कहा उसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट यू से, इन दैट यू से, दैट वर्ड नहीं होता है, इन व्हाट यू से होता है, मीनिंग इन समथिंग होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आई होप यू विल एक्सक्यूज़ माई लीविंग अर्ली। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 में? तो यहाँ पर ये वही ज़ेरेंट का रूल है जो हमने पहले पढ़ चुका है, लीविंग एक ज़ेरेंट वर्ब प्लस आईएनजी एज अ नाउन काम कर रहा है। ग्रामर का रूल के मुताबिक हम अगर देखें तो ज़ेरेंट के पहले हमेशा पजेसिव केस, ज़ेरेंट के पहले हमेशा पजेसिव केस माई, हिज, हर, योर का यूज़ होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो माई लीविंग अर्ली ये क्या है? एक्यूरेट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई होप यू विल एक्सक्यूज़ माई लीविंग अर्ली हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा यहाँ पर। क्या करेंगे हम? ज़ेरेंट के पहले, ज़ेरेंट के पहले हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, तो माई लीविंग हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? माई लीविंग हो जाएगा। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 13, आई एम रेडी टू से इट एट हर फेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आई एम रेडी टू से एट, ऑन, इन, टू प्रपोजिशन का है, बताओ इसमें 13 में क्या होना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? किसी के सामने जब उसके मुंह पर सीधा कुछ बात करने की करते हैं तो एक फिक्स इडियम होता है टू से समथिंग ऑन समथिंग फेस, ऑन लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑन समथिंग, ये फिक्स है, टू से समथिंग ऑन समवन फेस, तो ये हो जाएगा ऑन हर फेस। ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ये तो सब सेम ही है यहाँ तक। यहाँ पर ये देखो, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा? यहाँ 2 प्रोनाउन नंबर्स कॉम्बिनेशन का रूल यहाँ पे लगेगा। जब बात 2 लोगों की हो, बोथ ऑफ देम, तो सेंटेंस नेगेटिव हो तो बोथ कैन नॉट का यूज़ गलत माना जाता है। हमेशा हम नीदर ऑफ देम का यूज़ करते हैं। नीदर अपने आप में सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, इसके साथ में पजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर हिज वर्क आएगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा, द अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम नीदर ऑफ देम कैन फिनिश हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 15 है, मैनी प्रॉब्लम्स आर स्टारलिंग एट माई फेस, ठीक है? तो इसमें कौन सा है जो कि करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्या है मेरे सामने है। तो इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन एक इडियम होता है टू स्टे समवन ऑन द फेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी संकट, परेशानी या सच्चाई के सामने बिल्कुल सामने खड़े हो जाना, तो इसमें हो जाएगा
स्टार्टलिंग के बाद डायरेक्ट पर्सन मी आएगा, तो इन माई फेस लगता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनी प्रॉब्लम्स आर स्टार्टलिंग मी इन माई फेस हो जाएगा। मैनी प्रॉब्लम्स आर स्टार्टलिंग मी इन माई फेस हो जाएगा। ठीक है, मी इन माई फेस हो जाएगा। ओके, मी इन माई फेस हो जाए, डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी की ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, इसमें हैंड रिटन नोट मिलते हैं। यहाँ पर जो जिस दिन वीडियो नहीं पढ़ता वहाँ पर मैं पीडीएफ फॉर्म में या फिर उसको टाइप करके डाल देती हूँ, जो भी एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस या फिर जो भी टॉपिक होते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। द काउ डज नॉट ईट एनीथिंग एल्स, इट लिव्स ऑन ग्रास एंड लीव्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये कौन सा करेक्ट है? ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। क्या है? जब कोई जीव या फिर इंसान किसी खास खाने पर ही पूरी तरह निर्भर होता है, सर्वाइवल के लिए होता है, तो फ्रेजल लिव ऑन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम? लिव ऑन का यूज़ करते हैं, लिव ऑन। तो अब देख लो यहाँ पर लिव ऑन कहाँ पर है, तो ये में ही है। द काउ डज नॉट ईट एनीथिंग एल्स, इट लिव्स ऑन ग्रास एंड लीव्स। ठीक है, एट इन फॉर नहीं होगा। ठीक है, 17 में क्या होना चाहिए? 17 में हो जाएगा एज वन ऑफ हिज आर्म्स वॉज amputed on account of an accident, the company will compensate at the loss of him. As one of his arm was amputed on account of accident, the company will compensate him for the loss. क्या होना चाहिए इसमें? यहाँ पर कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है? वर्ब फिक्स प्रपोजिशन ही। कंपनसेट एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। कंपनसेट समवन फॉर समथिंग होता है, किसी व्यक्ति किसी नुकसान के लिए हर्जाना भरा जाता है ना। तो वन ऑफ द सेंटेंस के शुरुआत में वन ऑफ द आर्म्स के बाद में सिंगुलर वर्ब वॉज आई है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हमारा जो है कॉन्सेप्ट यानी बी सही हो जाएगा यहाँ पर। वन ऑफ के बाद में नाउन जो होता है आर्म्स वॉज एम्प्यूटेड। ठीक है, एम्प्यूटेड ऑन द अकाउंट, यही हो जाएगा यहाँ पर। One of the arms was amputated on the account of the company will compensate him। compensate him, यहाँ compensate के साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। किससे compensate किया? him को, for the loss। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ ये मिसिंग है। one of his arm was यहाँ पे the company will compensate him in the loss was amputated on the account of an accident। as ये गलत है, ये वाला भी गलत है। ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? कंपनसेट लॉस टू हिम, गलत है, प्लेसमेंट ही गलत हो जाएगा। बी में कंपनसेट हिम फॉर द लॉस बिल्कुल सही है, तो बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। नाउ आई हैव कैंसल्ड माई मीटिंग दो आई वॉज टू गो देयर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या है? पास्ट इंटेंशन। जब हम पास्ट में किसी काम यहाँ पे तय किसी भी चीज़ को करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बर प्लस बी वन का यूज़ करते हैं। जैसे वॉज टू गो, मुझे जाना था, इस तरीके की बात करते हैं, तो हो जाएगा नाउ आई हैव कैंसल्ड माई मीटिंग दो आई वॉज टू गो दे, जबकि मुझे वहाँ पे जाना ही जाना था। आई वॉज टू गो देयर। नेक्स्ट, शी इंसिस्टेड ऑन मी टू स्टे देयर। इंसिस्टेड मी ऑन टू स्टे देयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा है जो कि करेक्ट हो जाएगा? इस सेंटेंस में बहुत ही बड़े रूल्स के साथ में काम किया गया है। फिक्स्ड प्रपोजिशन वर्ब इंसिस्ट के साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगता है, तो ए और डी तुरंत तो ख़त्म हो जाते हैं। टू स्टे यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। शी इंसिस्टेड ऑन माई स्टेइंग देयर। इंसिस्टेड के साथ में ऑन लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगी, यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर। और रूल 2 क्या कहता है? जेरेंट वर्ब सब प्रपोजिशन के हिसाब प्रपोजिशन ऑन के बाद में कोई भी वर्ब आता है तो वो जेरेंट फॉर्म में ही आएगा, बन जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग एक नाउन है, जेरेंट की तरह काम कर रहा है। रूल है कि जेरेंट के पहले हमेशा पजेसिव डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव इज, माई, हर, योर आता है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी और हिम हो जाएगा। इसलिए इंसिस्टेड ऑन मी स्टिंग ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। इंसिस्टेड ऑन मी ये नहीं आएगा यहाँ पर, माई हो जाएगा, माई स्टिंग देयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माई से बिल्कुल सही है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। यू कैन मीट माई फादर ओनली वैन ही गोज टू प्रिजन। वैनली ही गोज टू प्रिजन, यू कैन मीट माई फादर ओनली वैन ही गोज इन टू प्रिजन। क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे द हटाना पड़ेगा जब भी, जैसे कॉलेज, स्कूल, चर्च या पैड या फिर टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट और प्रिजन, जेल जैसे उसी काम के लिए लग जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो आर्टिकल होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं। जब
जब वही काम वहाँ किया जा रहा है तो उसके लिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यू कैन मीट माई फादर ओनली वैन गोज़ इन प्रिज़न हो जाएगा, ठीक है, गोज़ इन प्रिज़न हो जाएगा, टू नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, टू द तो होगा ही नहीं यहाँ पर। ए और बी में फादर के पहले पजेसिव प्रोनाउन माई मिसिंग है या स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, इसलिए डी वाला जो है कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव since the divided being cleared than the notices were prepared for mailing, no sooner had the divided being declared the notice were prepared for mailing, no sooner had the divided being declared notice were prepared। तो इसमें कौन सा है जो कि करेक्ट है? हमारा जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला करेक्ट क्यों हो जाएगा? कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन ग्रामर में बिल्कुल फिक्स्ड रूल है, नो सूनर के पेयर हमेशा देन THEN के साथ बनता है, तो रूल यहाँ पर THEN वाला बी वाला तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा। नो सूनर के साथ में जो पेयर बनता है देन का बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ही डिड नॉट रिपोर्ट फॉर वर्क टुडे, ही मस्ट हैव हैज़ गॉन टू द पार्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है 2 का क्या होना चाहिए? यहाँ पर 2 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, ही डिड नॉट रिपोर्ट। क्यों हो जाएगा? कॉन्सेप्ट मॉडल प्लस पास्ट पॉसिबिलिटी और एजम्पशन के लिए हम पास्ट बताते हुए भी, कल की बात करते हुए भी बहुत मजबूत अंदाज़ा लगाने के लिए बात करते हैं, तो मस्ट हैव प्लस B3 का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा ही डिड नॉट रिपोर्ट फॉर द वर्क टुडे, उसने काम की रिपोर्ट आज नहीं दी है। ही मस्ट हैव गॉन टू द पार्टी, वो 100% या जब भी 100% की बात करेंगे किसी पास्ट के अजम्पशन के लिए तो मस्ट हैव प्लस B3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। मस्ट हैव प्लस B3 का यूज़ कर दी, याद रखना, अलग से भी आ सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ए में क्या है? ये मस्ट लिखा है ओनली, तो ये नहीं होगा। मस्ट गो, हैड कौन नहीं होगा, मस्ट हैव, वो 100% ही पार्टी में गया होगा, इसीलिए उसने आज रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? शी इज़ नॉट एज वाइज एज हिज ब्रदर। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है डी हो जाएगा। शी इज़ नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, जब दो लोगों के बीच में समान तुलना हो, पैसिव डिग्री की बात हो, तो पैटर्न जो होता है वो एज का होता है। एज का हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? एज ये अफर्मेटिव के लिए होता है, नेगेटिव दोनों सेंटेंस के अलग रखता है। तो नॉट ये क्या होता है? अफर्मेटिव की बात करता है, अफर्मेटिव की बात करता है। और जब नेगेटिव होगा तो तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? तो हम सो और एस का यूज़ करते हैं, सो और एस का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, नॉट लगा है ना इसलिए। तो ठीक है, सिर्फ यहाँ पर सो और एज ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव ग्रामर में इसको बेहतर चॉइस माना जाता है। तो सो आज ही पता चला होगा आपको, सो और एज कहाँ यूज़ करते हैं? नेगेटिव के लिए, और एज अफर्मेटिव के लिए। ऐसे याद कर लो, जब बराबर होगा तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और अलग अलग हो जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देयर विल बी अ मीटिंग इन द लॉन्ग रूम at 4 o'clock at the boys who play cricket and football। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब मैं बताती हूँ। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लैरिटी के मॉडिफायर्स के सही प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन देखो, बाकी के ऑप्शन है ए बी सी में इन द लॉन्ग रूम एट 4 o'clock को सेंटेंस के बीच में रखा गया है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो है ए बी सी डी गलत हो जाएंगे। इनको क्या कर दिया? बीच में रख दिया है, बीच में। यहाँ पर देखो अंत में रखा। समय को वैसे भी समय और प्लेसेस को अंत में, एंड में ही रखा जाता है, तो सही यही हो जाएगा। सबसे जो सही है वो यही है। ऑल द बॉयज़ तुरंत बाद में उनका रिलेटिव क्लॉज आया है, तो यही हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कहता है? टीचर मेड इट अ पॉइंट टू एक्सप्लेन हिम द सिचुएशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का सही रूल हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमारा डी हो जाएगा। द टीचर मेड इट अ पॉइंट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा ये? यहाँ पर एक्सप्लेन के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है आता है, और जिस व्यक्ति को एक्सप्लेन करनी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है। एक्सप्लेन प्लस समथिंग होता है, प्लस टू समवन होता है। तो द टीचर मेड इट अ पॉइंट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये गलत है, स्ट्रक्चर ही गलत है ये। नेक्स्ट भी है।
The landlady made the servant to run to market to fetch her sweets. The landlady made the servant to run to market to fetch her sweets. The landlady made to, यहाँ पर ये देखना है made द है, made to made the servant, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा वाला जो है कि करेक्ट है। यह हमारा कॉस्टिव वर्ब का है, मेड, गेट, हेल्प, ये सारे क्या होती है, कॉस्टिव वर्ब्स होती हैं जिसमें कर्ता खुद ना करके दूसरों से काम करवाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा बी, जब हम कॉस्टिव वर्ब यानी मेक यानी मेड के यूज़ एक्टिव वॉइस में करते हैं तो उसके बाद में हमेशा वेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के टू के बिना आती है, तो मेड द सर्वेंट हो जाएगा यहाँ पर। जब हम किस में करेंगे, एक्टिव से एक्टिव में करते हैं, ठीक है, मेड द सर्वेंट यानी कि जब हम किस में करते हैं, एक्टिव वॉइस में जब यूज़ करते हैं तो पैसे में तो टू आ जाता है, एक्टिव में नहीं आता है। तो एक्टिव में जब यूज़ करेंगे कॉस्टिव वर्ब यानी मेड का, यानी मेक, वही मेड बन गया जाके मेड का, तो ये वेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, वेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी विदाउट टू आएगा, यानी बी बन आएगा। तो ये हो जाएगा मेड द सर्वेंट, टू के बिना आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के आती है यहाँ पर, टू रन, यहाँ पे मेड द सर्वेंट रन हो जाएगा, टू रन कर दिया यहाँ पर, टू रन हो जाएगा, रन टू हो जाएगा यहाँ पर, तो यही हो जाएगा यहाँ पर मेड के साथ में फिर यहाँ पर टू नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, और द ऑडियंस लुक्ड एट हिम वाइल ही स्पोक, लुक्ड एट हिम वाइल ही वॉज, यहाँ से गलत है बस, वाइल ही हैड बीन, वॉज बीन, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो जो सही स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। द ऑडियंस लुक्ड एट हिम व्हाइल ही वाज स्पीकिंग, इस सेंटेंस में पास्ट की कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाया जा रहा है जो चल रही है, ठीक है। जब कोई एक्शन लंबी प्रक्रिया चल रही होती है तो उसके दूसरे शॉर्ट एक्शन को दिखाने के लिए ऑडियंस ने उसे देखा, तो काम चल रहा था ना, इसलिए हम कंटिन्यूअस एक्शन का यूज़ करें। कंजंक्शन व्हाइल खुद दिखाता है कि उसके बाद में कंटिन्यूअस एक्शन हुआ होगा, तो जब भी व्हाइल आएगा तो आईएनजी फॉर्म ही आएगी, आपको याद रखना है इसमें, और वो कौन सी आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ये हो जाएगा while he was speaking। क्वेश्चन नंबर 8 है योर आंसर आज बेटर देन मोहन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा योर आंसर आर बेटर देन मोहन्स। क्यों हो जाएगा, ये कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी एंड पैरेललिज्म स्ट्रक्चर सॉलिड रूल है, ये याद करना है, तुलना हमेशा दो बराबर चीज़ों की होती है। आप किसी के आंसर की तुलना किसी मोहन से नहीं कर सकते हैं, उसके आंसर से ही तो करोगे ना, तो मोहन के आंसर को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना है, तो मोहन्स हो जाएगा यहाँ पर, तो योर आंसर इज़ बेटर देन मोहन्स हो जाएगा यहाँ पर, तो बी हो जाएगा हमारा देन दोज ऑफ मोहन्स। यहाँ पे दोज ऑफ क्यों लगेगा, यहाँ पर प्यूरल थोड़ी है, मोहन सिंगुलर है। एवरीबडी नोज दैट राहुल इज़ नथिंग एल्स बट आ चीट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये इंग्लिश ग्रामर का एक कोरिलेटिव वाला रूल है, पेयर वाला रूल है, तो नथिंग एल्स के साथ हमेशा वट का पेयर बनता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नथिंग एल्स वट हो जाएगा, ये सब नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाए एवरीबडी नोज दैट राहुल नथिंग एल्स बट अ चीट हो जाएगा यहाँ पर। लोग बोलचाल में नथिंग एल्स देन का यूज़ कर लेते हैं जो कि गलत है, कंपैरेटिव में क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल गलत है, इसलिए नथिंग एल्स बट ए वाला ऑप्शन जो कि सही रहेगा, नथिंग एल्स के साथ में हम बट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर 10 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवेल के साथ में अवेल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और यूनिक रूल बनाता है, अवेल के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ लगाना मैंडेटरी है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड अवेल हिमसेल्फ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अवेल यानी लाभ उठाना, अवेल मीन्स होता है लाभ उठाना, ठीक है, अवेल के साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है, ये याद रखना है, मैंडेटरी होता है, अवेल समथिंग और अवेल हिमसेल्फ ऑफ हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू थोरोली स्टडी दिस बुक, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट थोरोली टू स्टडी दिस बुक, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टडी थोरोली दिस बुक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, इंग्लिश में इन्फिनेटिव 2+B1 को कभी भी बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पर जो बीच में तोड़ा गया ना इसको, ये द टीचर आस्क्ड टू स्टडी 2+B1 यहाँ पर थोरोली टू स्टडी
स्टूडेंट टू स्टडी दिस बुक, ये नहीं होगा यहाँ पर। द स्टूडेंट थोरोली टू स्टडी दिस बुक, थोरोली। द टीचर आज द स्टूडेंट टू स्टडी हो जाएगा, थोरोली दिस बुक हो जाएगा यहाँ पर। क्या बाकी के क्या ऑप्शन गलत क्यों है? देखो यहाँ पर 2+B1 को बीच में क्या है, कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए, ये याद रखना है। इसके बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए। टू स्टडी, थोरोली, ये सब नहीं आना चाहिए। ए और बी में थोरोली स्टडी लिखा है, जो कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर दिखा रहा है ना। यहाँ पर डी में क्या है, स्टडी के साथ में और एडवर्ब थोरोली के बाद में रखा गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और बी प्रिंटेड तरीके से गलत दिखा रहा है। बाकी क्या हमारा जो सही है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये एक फिक्स्ड आइडियोमेटिक फ्रेज है। इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इसका आंसर द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एस फॉलो हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एस फॉलो हो जाएगा। जब हम आने वाले किसी क्या करते हैं, जब हम आने वाली चीज़ों की लिस्ट दिखाते हैं तो स्टैंडर्ड इडियम एस फॉलो का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एस फॉलो का यूज़ करते हैं। फॉलोज नहीं होगा, एस फॉलो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फॉलोइंग, फॉलोइंग, फॉलोज, तो एस फॉलो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द टीचर आज द स्टूडेंट विद अ फ्राउन टू ऑन हिज फेस टू लीव दिस रूम। द टीचर आस्क्ड विद अ फ्राउन ऑन हिज फेस द टीचर टू लीव द रूम। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, विद अ फ्राउन ऑन हिज फेस द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू लीव द रूम। ये क्या है, एक मिस स्पेल मॉडिफायर का एग्जाम्पल था। विद अ फ्राउन फेस, एक दो गुस्से वाली फेस पर टीचर ने कहा कमरे को छोड़ दो। ये वाला क्या है, मॉडिफाई फ्रेज विद अ फ्राउन ऑन हिज फेस, चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए। ये गुस्सा किसके किसके चेहरे पर था, टीचर के चेहरे पर था ना, इसलिए हमें आगे लगाना पड़ेगा। इसलिए फ्रेज को बिल्कुल टीचर के पास में लगाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट के पास रख देंगे तो स्टूडेंट गुस्सा हो जाएगा ना, टीचर गुस्सा आया विद अ फ्रेज, किसका गुस्सा है, टीचर का गुस्सा है, तो यहाँ पर टीचर के पास लगाएंगे बस। द टाइपिस्ट हैड करेक्टेड द एरर्स, क्या हो जाएगा, हैड दे नोन as that the supervisors would have been the report. The supervisor reprimanded the typist whom believed made। तो इसमें कौन सा वाला जो है कि करेक्ट है, आप पढ़ो इसको थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो यहाँ पर। तो हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा, क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या कहती है, थर्ड कंडीशनल इन्वर्जन है। ये सेंटेंस थर्ड कंडीशनल पर बेस्ड है, जहाँ पास्ट की एक ऐसी स्थिति की बात हो रही है जो पूरी तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड हैव प्लस B3 और हैड प्लस B3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देख लोगे पता चल जाएगा। यहाँ पर कोड लगा दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम लगा दिया, यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर। और बाकी का हैड करेक्टेड, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर वुड नहीं आया है, वुड हैव सीन द रिपोर्ट, ये वाला हो जाएगा नॉन। द टाइपिस्ट वुड हैव करेक्टेड द एरर्स had they known that the supervisor would see the report। तो would के साथ में हम सी नहीं लगाएंगे, would have seen नहीं आएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। जो राइट स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। जब हम इफ़ को क्या कहते हैं तो हम इन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस लिखते हैं, हैड दे नोन का मतलब है इफ़ दे हैड नोन। ठीक है, ए में टाइपिस्टिक प्लूरल के साथ में रिपोर्ट लगाकर आखिरी में क्या कर दिया, मिसमैच कर दिया, इसलिए जो ग्रामेटिकली करेक्ट है हमारा वो डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं कितने हैं, अभी काफ़ी सारे हैं, थोड़े और करते हैं, चलो फिर छोड़ देंगे, किसी और वीडियो में कर लेंगे इनको। नेक्स्ट देखते हैं, ही कैरीड द लिटिल चाइल्ड एंड मी ऑन हिज शोल्डर, इट वॉज मी दैट गेव अवे द प्राइजेज, ऑल वॉट ही सैड had no effect on me, they had do this thing punished। तो इसमें 15 में राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सोच लो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या, प्रोनाउन का केस है। यहाँ पर वर्ब कैरीड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसके बाद आने वाला सभी प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, क्योंकि वो एक्शन के रिसीवर को दिखा रहा है। यहाँ चाइल्ड के साथ में प्रोनाउन आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस मी लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर, ही कैरिड द लिटिल चाइल्ड एंड मी ऑन हिज शोल्डर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इन ऑर्डर टू सॉल्व द मर्डर केस, CBI ऑफिसर इज लुकिंग अबाउट द मैटर, इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट टू बेड दो ही लुक्ड इनोसेंट। इसमें कौन सा गलत है, वो सही कौन सा, इसमें 16 बताना है आपको।
तो यहाँ पे जो 16 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दो ही लुक्ड इनोसेंट ही टर्न्ड इनटू वी चीट। क्यों हो जाए, कॉन्सेप्ट कंजंक्शन का कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन सेंटेंस में दो हालांकि का सेंस देता है, का यूज़ दिखाने के लिए क्या कंट्रास्ट दिखाने के लिए किया गया। जो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में दो के साथ में क्लॉज बिना किसी एक्स्ट्रा जो भी कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होते हैं बट एट येट के भी कॉमा से लगाकर बनाया जा सकता है। तो बाकी का ये वाला सही हो जाएगा, दो ही लुक्ड इनोसेंट ही टर्न्ड इनटू चीट यहाँ पे हो जाएगा। तो बाकी का मीनिंग है वो सी वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस अंटिल यू आर सिंसियर। ये सारे अलग अलग हो गए, पहले क्या थे एक जैसे थे, उसी में से हमें देखना था अभी क्या है, ये सारे अलग अलग हैं। तो 17 में क्या होना चाहिए, वैन ही तो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, वैन ही लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड इट एवरीवेयर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, पास्ट एक्शन सीक्वेंस को जब हम पास्ट में दो एक्शन को बिना किसी गैप के एक के बाद एक करते हैं तो दोनों की जगह ही हम दोनों को ही हम सिंपल पास्ट में B2 में यूज़ करते हैं। ये याद रखना, इसको बहुत अच्छा रूल है, एक के बाद एक बिना गैप के करते हैं। हेड वाला पास्ट परफेक्ट प्लस B2 वाला कॉन्सेप्ट जो था वो तब होता है एक के बाद जब एक काम हुआ हो, गैप हो, और जब बिल्कुल भी गैप ना हो बीच में, तो हम दोनों एक्शन में B2 का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा हो जाएगा व्हेन ही लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड इट एवरीवेयर हो जाएगा। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो याद आ गया होगा आपको, जब बिना गैप के दो काम बराबर होते हैं, व्हेन ही लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड इट एवरीवेयर, ये हो जाएगा। यू कैन नॉट विन द कॉन्फिडेंस अंटिल यू आर सिंसियर, ये नहीं होगा यहाँ पर। शी वॉज इंटेंट टू हार्म हर फ्रेंड, नो आई हैव नॉट मैट माई फ्रेंड फॉर द लास्ट 5 ईयर, लास्ट का क्यों यहाँ पर है ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ही वॉज स्टार्टेड टू वर्क हार्ड लीस्ट, लीस्ट के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये बता रहा है लीस्ट 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 लीस्ट। अभी लीस्ट वाला जो रूल है वो क्या यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, वो ये बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो है लीस्ट है, रूल क्या कहता है कंजंक्शन लीस्ट, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब कि पक्का होता है, स्ट्रिक्ट रूल होता है, उसके बाद में आने वाले क्लॉज में हमेशा मॉडल पर शुड का यूज़ होता ही है। तो ऑप्शन ए में वुड कर दिया है, सी में तुरंत क्या कर दिया है, सी में तुरंत बाहर हो जाता है, इसलिए सही स्ट्रक्चर जो हो जाएगा लीस्ट ही शुड हो जाएगा यहाँ पर, लीस्ट ही शुड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड लीस्ट ही शुड नॉट स्टाफ इन ओल्ड एज हो जाएगा। यहाँ माइट तो आएगा नहीं, लीस्ट ही शुड स्टाफ इन ओल्ड एज ये नहीं होगा, ही स्टार्टेड टू वर्किंग हार्ड हो जाएगा, यहाँ पर टू नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पर ये टू कर दिया, यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड लीस्ट ही शुड स्टाफ इन ओल्ड एज, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड लीस्ट ही शुड, यहाँ पर नॉट नहीं दिया है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी ही हो जाएगा। सेंस भी देखना होता है ना क्वेश्चन का। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव वॉट द न्यू हाउस टुमारो, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव वॉट द न्यू हाउस टुमारो, कौन सा वाला है जो कि करेक्ट है, 19 में बताना है अब आपको। 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 19 का, इफ़ आई हैड मनी आई वुड वाई, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये, क्या बता रहा है, इस सेंटेंस में कंडीशन पास्ट की है, इफ़ आई हैड मनी अगर मेरे पास पैसा होता, और उसके पास रिजल्ट क्या है फ्यूचर टुमारो पढ़ रहा है, तो इसलिए आई वुड बाई टुमारो हो जाएगा। जब कंडीशन पास्ट की हो रिजल्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हो तो स्ट्रक्चर बनता है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस यानी हैडेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1, इसलिए सी वाला जो है सही हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय द हाउस टुमारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, टेकिंग माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, तो वाइल आई वॉज टेकिंग माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉल, हैविंग टेकन माई फूड आई लेफ्ट फॉर, कौन सा हो जाएगा 20 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हैविंग टेकन माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का है, एक जब एक एक्शन पूरी तरह से खत्म होता है जब दूसरा शुरू होता है तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, हैविंग प्लस B3 का यूज़ करते हैं, अभी हम इसको देख भी चुके हैं, तो वही हो जाएगा हैविंग टेकन माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉलेज हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो ख़त्म ही कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें क्या होना चाहिए, आई हरास्ड
द harassed wife shot herself after bidding her husband the last good बाय विद अ गन। तो इसमें कौन सा वाला जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। द harassed wife with a gun shot herself after bidding her husband the last गुड बाय। क्या होना चाहिए इसमें? कौन सा वाला आप सोचो, वीडियो को पॉज़ करिए, थोड़ा-सा बड़ा है, थोड़ा-सा सोच लो इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या, प्रपोज़िशन ऑफ का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यहाँ पे। जब हम किसी कार्य के करने के लिए टूल या वेपन हथियार का यूज़ करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले हमेशा हम विद का लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो विद अ पेन, विद अ नाइफ, विद अ गन का यूज़ होता है। तो हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा, द हरास्ड वाइफ शॉट हरसेल्फ विद अ गन हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? विद अ गन आफ्टर बीटिंग हर हस्बैंड। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, सभी में लगा है। शॉट हरसेल्फ, ठीक है? यहाँ पर विद अ गन ये स्टार्टिंग में कर दिया, ये नहीं होगा। हरास्ड वाइफ विद अ गन, हरास्ड वाइफ विद अ गन, शॉट नहीं आया यहाँ पर, वर्ब तो आया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। बाकी का क्या है, ए में क्या कर दिया, ए में बाई अ गन लिखा है, जो कि गलत है। बाई एजेंट के लिए लगता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं लगता है। द हरास्ड वाइफ शॉट हरसेल्फ आफ्टर बिडिंग हर हस्बैंड द लास्ट बाय विद द गन, ये नहीं होगा, ठीक है? तो हमारा ये देखते हैं बी क्यों गलत है। बी में क्या, सी में क्या कर दी, सी वर्ड अलाइनमेंट सबसे फ्लॉलेस है, तो यही हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बी में कर दिया है द हरास्ड वाइफ विद अ गन, नहीं 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 नहीं, द हरास्ड वाइफ शॉट हरसेल्फ, ठीक है? खुद को उसने मारी है ना, वो विद अ गन, यही वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के रिवीजन एक्सरसाइज, हमने देख लिए, स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। आई होप आपको एग्जाम में इसी में से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपना अगला टॉपिक मुझे कमेंट कर देना कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की क्लास में हम करेक्ट द सेंटेंसेस को सॉल्व करने